पाकिस्तान की राजधानी में खींचतान लगातार जारी है। क्रिकेट के मैदान से राजनीति में छक्का मारने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भविष्य का फैसला करने के लिए पाक की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हो रहा है। साल 2018 में सत्ता में आने वाले पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव पर 3 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अगर विपक्ष इसमें सफल रहता है तो वह किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को पद से हटाने का अपने आप में अनोखा मामला हो सकता है, वो भी एक ऐसा देश जहां अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। साल 1947 में भारत से अलग होने के बाद बने पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 3 प्रधानमंत्री ही 4 साल से ज्यादा शासन कर पाए हैं। इस बीच खबर है कि इमरान खान आज रात पाकिस्तान की जनता को संबोधित कर सकते हैं। इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट कर जानकारी दी और बताया कि प्रधानमंत्री इमरान खान आज रात राष्ट्र को संबोधित करेंगे। बता दें कि इससे पहले इमरान खान 30 मार्च को देश को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर देश के नाम अपने संबोधन को टाल दिया। पाकिस्तान की सियासत में बुधवार को दिन भर चर्चा रही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान देश को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल बाजवा और आईएसआई चीफ ने इमरान खान के घर पहुंचकर उनसे मीटिंग की, जिसके बाद ही इमरान खान ने अपना संबोधन टाल दिया था। आज बाजवा और इमरान की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो इमरान अपने ही राजदूत का एक चेतावनी पत्र सार्वजनिक करके ये दिखाना चाहते थे कि उनकी सरकार को गिराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। जनरल बाजवा को जब ये पता चला तो वह तुरंत इमरान खान के घर पहुंचे और उन्हें आगाह किया कि पाकिस्तानी पीएम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फंस जाएंगे और जेल हो सकती है। गौरतलब है कि इमरान खान पाक में अपनी लोकप्रियता खोते जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई और सेना अध्यक्ष के साथ उनके मनमुटाव की खबरों के बाद लोगों का उनकी सरकार से भरोसा उठ गया है। यही नहीं, उनके खुद के सहयोगी भी इमरान की सरकार का साथ छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इमरान खान के पास अब 164 सदस्य ही रह गए हैं, जबकि उन्हें बहुमत के लिए 342 सीटों वाली पाकिस्तान असेंबली में 172 सदस्य की जरूरत है। देश में महंगाई का प्रकोप लगातार जारी है। महंगाई कम होने की बात तो छोड़िए, दिन प्रतिदिन महंगाई आसमान छूती जा रही है, जिससे आम आदमी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में आम आदमी को सबसे ज्यादा मार अगर कोई दे रहा है तो वो है पेट्रोल और डीजल, जिसके दामों में लगातार हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार देश की जनता को धीरे धीरे महंगाई का डोज बढ़ा दी जा रही है। इसलिए तो एक बार में तेल के दाम बढ़ाने की जगह सरकार कभी 80 पैसे तो कभी 70 पैसे करके दाम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बीते 10 दिनों में 9वीं बार बढ़ोतरी करते हुए गुरुवार को भी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। आंकड़ों की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बीते 10 दिनों के अंदर कुल 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है। महंगाई सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान भी कर दिया है। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपए, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इसी कड़ी में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर हल्ला बोल दिया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन को असरदार बनाने के लिए राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सड़क पर उतरे हैं। जो प्राइस राइज है और ख़ास तौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा
प्रोटेस्ट चलेगा, काफ़ी दिनों के लिए चलेगा। ये हमारा मैसेज है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए फिर से उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए जनता की जेब खाली करने की बात कही। गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है, 102 रुपये है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2, 3, 4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है, और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है, और जो आम जनता है उनका है। ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो, क्योंकि बाद में मुसीबत आएगी। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर पड़ोसी देशों के पेट्रोल के दाम की सूची साझा कर केंद्र सरकार को घेरते हुए एक कविता के रूप में चुटकी ली। उन्होंने कहा, प्रश्न न पूछो फकीर से, कैमरा पर बटे ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर लूटे हिंदुस्तान। गौरतलब है कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस को सरकार को घेरने का एक और मौका महंगाई के रूप में मिला है, इसलिए वो इसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती। जहां बीजेपी यूक्रेन और रूस की जंग को बढ़ती महंगाई का आधार मान रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में इस जंग का असर क्यों दिखाई नहीं दे रहा। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के आकाश सीएम अरविंद केजरीवाल। सीएम आवास पर बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया और तभी से सियासत अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है और अब इस घटना के एक दिन बाद सीएम केजरीवाल ने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, देश के लिए जान भी हाजिर है, लेकिन ऐसी गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। केजरीवाल ने बीजेपी से सवाल किया है कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी और सत्ताधीन पार्टी दिल्ली में ऐसी गुंडागर्दी करेगी तो वो देश के युवाओं को क्या संदेश देगी। देखो, केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इस देश का एक आम नागरिक हूँ, देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि इस तरह की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। हमें अगर देश को आगे ले जाना है, 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से सब लोग मिलके काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। 75 साल तो खराब कर दिए हमने देश के, गंदी राजनीति करके, आपस में लड़के झगड़ के, मारपीट करके, गुंडागर्दी करके। अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सत्ताधारी पार्टी ऐसे राजधानी के अंदर इस किस्म की गुंडागर्दी करेगी तो युवाओं के अंदर क्या मैसेज जाता है? एक आम युवा क्या सोचेगा? वो सोचेगा यही सही होता होगा। इस मामले में आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया है कि कल पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए और मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर आसानी से जाने दिया। याचिका में सौरभ भारद्वाज ने कल के प्रदर्शन को अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बताया है और लिखा है कि कल केजरीवाल के घर के बाहर अटैक किया गया। बता दें कि बुधवार को अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमला हुआ था। बीजेपी युवा मोर्चा के करीब 150 से 200 कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के घर के बाहर लगे सिक्योरिटी बैरियर और सीसीटीवी कैमरे इस हमले के दौरान तोड़े गए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर पर हमला किया और तोड़फोड़ की। पुलिस ने इस मामले में कुल 70 लोगों को हिरासत में भी लिया है। दरअसल इस मामले ने तूल तब पकड़ा था जब बीते कुछ दिनों पहले दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर एक भाषण सदन में दिया था। केजरीवाल ने इस फिल्म पर कटाक्ष करते हुए विधानसभा में कहा कि अगर मेकर्स ज्यादा लोगों को फिल्म दिखाना चाहते हैं तो इसे YouTube पर अपलोड कर दें।
कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में मनरेगा का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे। गिरिराज जी, मनरेगा आपका मंत्रालय है, जिस तरह से सोनिया गांधी जी ने अटैक किया और कई तरह के आरोप लगाए आपने, मुझे लगता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। वो पुलिंदा तो लेकर के आई थी, लग रहा था कि मोदी सरकार के ऊपर आरोप, लेकिन आरोप क्या लगा था? जिस मनरेगा की चर्चा उन्होंने की वो अपना चेहरा देख लेती अपने सरकार का। 13-14 का बजट था, 33,000 करोड़ BERE। 7 साल का था, 1,92,000 करोड़। और मोदी के 7 साल का बजट है, 5 लाख करोड़ खर्च हुए। उस समय किसी के बैंक में खाते में नहीं जाते थे, अब बैंक के खाते में जाता है। जियो टैगिंग होता है, मॉनिटरिंग होता है, पारदर्शिता होती है। मैं तो लिखित जवाब उनको दूंगा, लेकिन खुदा पहाड़ निकली चुहिया वो उखल चढ़ के बराबर होने की कोशिश कर रहे थे। मोदी ने मनरेगा को पारदर्शी, उपयोगी बनाने का काम किया। आपने पारदर्शी और उपयोगी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, तो इशारा किस तरफ कर रहे हैं कि यूपीए सरकार के टाइम में पारदर्शी नहीं थी, कुछ और होता था? बिल्कुल, यूपीए सरकार में उन्होंने ठीक ही कहा कि मजाक नहीं उड़ाया। लोग मजाक उड़ाते थे। मनरेगा को बदनाम अगर किया तो यूपीए सरकार के नीतियां ने बदनाम की, और मोदी सरकार की नीतियां ने उसे व्यवस्थित करके आज लोगों के हित में हो रहा है। एक आखिरी सवाल, तो क्या जवाब आप देंगे, कब तक जवाब देंगे? जवाब तो जो नियम है वो जवाब चला जाएगा। आधा जवाब तो दे ही दिया कि अपना चेहरा तो देख लें, कहाँ बजट गिरा है। 33,000 करोड़ आज का देखें, 1,92,000 करोड़, 5 लाख। जवाब तो उनको देखें। से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह साहब कहना है कि सोनिया गांधी को जवाब दे चुके हैं और उन्हें अपनी सरकार के कार्यकाल को देखना चाहिए मोदी सरकार पर आरोप लगाने से पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.